हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में पाइथन इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में जाना था। इस वीडियो में हम पाइथन इक्वेशन के एप्लीकेशंस देखेंगे। उसके एप्लीकेशंस क्या हैं? तो पहला एप्लीकेशन है समांतर समावेशित प्लेटों के मध्य विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो हमें करना क्या है, दो समावेशित प्लेटें लेनी है, उनके बीच में विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पाइथन समीकरण की सहायता से ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए दो समांतर समावेशित प्लेटें हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल। तो मान लीजिए ये इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो एक्स वाई तल में दो समांतर प्लेटें बनानी है हमें। तो पहली प्लेट माना हमने z इज इक्वल्स टू 0 की सिचुएशन में है। तो इसकी ये मान लीजिए यहाँ पर एक समावेशित प्लेट रखी हुई है और जेड एक्सिस से इस प्लेट से d दूरी पर एक और समावेशित प्लेट रखी गई है। तो ये दो समावेशित प्लेटें रखी हैं। ये एक z इज इक्वल्स टू 0 पर है, दूसरी इससे d दूरी पर, ये समावेशित प्लेटें हैं, इससे d दूरी पर एक दूसरी प्लेट है। ये दोनों एक्स वाई तल में स्थित है, अर्थात ये इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल रखी गई है और इनके ये बीच की जो दूरी है वो है d। और ये समावेशित प्लेटें हैं और इन प्लेटों पर आवेश घनत्व है रो। आवेश घनत्व कितना है? रो है। हमें इन दोनों प्लेटों, जिस पर से माना इस प्लेट पर z इक्वल्स टू 0 पर विभव फाई 1 है और z इक्वल्स टू d दूरी पर है, इसलिए z इक्वल्स टू d दूरी पर जो समावेशित प्लेट है उस पर विभव फाई 2 है। तो हमें इनके बीच में विद्युत विभव किस तरह से परिवर्तित होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से परिवर्तित होती है, वो सब निकालना है पाइथन समीकरण की सहायता से। तो हम सभी जानते हैं पाइथन समीकरण है डेल टू फाई इज इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, और माध्यम अगर निर्वात हो तो एप्सिलॉन नोट। जहाँ एप्सिलॉन नोट होता है माध्यम की, अभी एप्सिलॉन नोट है तो निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो ये है हमारा पाइथन इक्वेशन। यहाँ पर देखिए समावेशित प्लेटें z के अनुदिश हैं और ये प्लेटें समावेशित हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डायरेक्शन में इस प्लेट का विभव है फाई 1, ऊपर वाली प्लेट का विभव है फाई 2। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में विद्युत विभव का मान समान रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डेल फाई अपॉन डेल एक्स और डेल फाई अपॉन डेल वाई दोनों ही क्या हैं, 0 के बराबर हैं। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। डेल 2 जो लाप्लासियन ऑपरेटर है वो होता है डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर इंटू फाई इज इक्वल्स टू होगा माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ देखिए फाई का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डायरेक्शन में अवकलन क्या होगा? 0, क्योंकि फाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डायरेक्शन में कांस्टेंट है, नियत बना है, समावेशित प्लेटें हैं, इसलिए यहाँ पर ये दोनों टर्म नहीं रहेंगे और डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसको अगर इक्वेशन नंबर 2 दें तो इक्वेशन नंबर 2 को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी डेल फाई अपॉन डेल जेड, राइट हैंड साइड का जेड के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नोट। कांस्टेंट है और कांस्टेंट का एक का समाकलन होता है जेड प्लस कोई कांस्टेंट होगा जिसे हम कह रहे हैं C1। क्लियर है? अब हमें निकालना है विद्युत विभव का मान, इसलिए इसका एक बार फिर समाकलन करेंगे तो फाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नोट। कांस्टेंट है, जेड का समाकलन करेंगे तो आएगा जेड स्क्वायर अपॉन में 2, तो मैं इसे जेड स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट हो जाएगा ये, प्लस C1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का समाकलन होता है C1 इंटू जेड प्लस C2। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3।
इक्वेशन नंबर 3 से हमें विद्युत विभव का मान प्राप्त होता है, जो क्या है, द्विघात समीकरण प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर C1 और C2 कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो अब हम निकालेंगे C1 और C2 की वैल्यू। तो देखिए Z इज इक्वल्स टू 0 पर, Z इज इक्वल्स टू 0 पर फाई की वैल्यू कितनी है, φ1। तो हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल्स टू 0 पर फाई कितना है, φ1, और Z इज इक्वल्स टू D पर, यहाँ पर Z की वैल्यू क्या है, D, और फाई की वैल्यू क्या है, φ2। तो यहाँ पर पहले हम Z इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 से फाई की जगह क्या हो जाएगा, φ1। यदि Z इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो φ1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ फर्स्ट टर्म में Z इज इक्वल्स टू 0 रखा, 0, सेकेंड टर्म 0 हो गई, क्या बचा, C2। तो C2 इज इक्वल्स टू हो गया φ1। अब देखिए हम एक और कांस्टेंट हमारा बचा हुआ है C1, उसके लिए हम रखेंगे Z इज इक्वल्स टू D पर फाई की वैल्यू φ2। तो Z इज इक्वल्स टू D पर, ये हमने C2 निकाल लिया है, Z इज इक्वल्स टू D पर फाई की वैल्यू कितनी है, φ2। तो इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास Z की जगह हम D रख देंगे, तो φ2 इज इक्वल्स टू आ गया माइनस रो, Z की जगह रखा है D, तो माइनस रो D स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट प्लस C1 D प्लस C2। C2 हम पहले से निकाल चुके हैं, φ1, और यहाँ से अब हम C1 निकालेंगे। तो C1 इंटू D इज इक्वल्स टू क्या आया, देखिए यहाँ से हमारे पास आएगा φ2 माइनस φ1, इधर आ जाएगा φ1, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस रो D स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, ये आया C1 इंटू D। अगर हमें C1 निकालना है तो D से इनको डिवाइड कर देंगे, D और एक यहाँ D करेंगे तो ये D स्क्वायर D रह जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 4 में हमें C2 मिल गया है, इक्वेशन नंबर 5 में हमें C1 की वैल्यू मिल गई है। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 से C1 और C2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर फाई इज इक्वल्स टू आएगा माइनस रो Z स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट प्लस C1 की वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा रो DZ अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, और एक Z पहले से है C1 के साथ तो ये Z स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी Z लिख दिया, मल्टीप्लाई पहले से ही कर दिया है, रो D अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट है, एक Z ये आ गया है, प्लस φ2 माइनस φ1 अपॉन में D इंटू यहाँ Z है पहले से ही है। C2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से रखेंगे तो आएगी φ1। क्लियर है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, फाई की। इसे थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, और Z बाहर लें तो यहाँ पे आएगा Z माइनस D प्लस φ2 माइनस φ1 अपॉन में D प्लस φ1। तो देखिए इस तरह से इसको अगर हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 6, तो इक्वेशन नंबर 6 से हम विद्युत विभव का मान निकाल सकते हैं दोनों प्लेटों के मध्य कहीं पर भी Z की वैल्यू, क्योंकि Z 0 से Z ही वेरी कर रहा है, यहाँ पर Z के अलग अलग वैल्यू पुट करके हम किसी भी बिंदु पर इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत विभव की गणना कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 6 से। और इक्वेशन नंबर 6 Z में एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि Z इंटू Z है Z स्क्वायर। अब निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E होता है, E इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ डेल फाई। चूँकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा Z एक्सिस में है, क्योंकि अगेन डेल फाई अपॉन डेल एक्स और डेल फाई अपॉन डेल वाई ये दोनों ही क्या है, 0 हैं। तो इसकी डायरेक्शन Z एक्सिस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ से माइनस पहले से ही है, के डेल अपॉन डेल Z इंटू फाई, यह आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर। अब हम फाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 से ले और उसका डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास आएगा ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस के डेल अपॉन डेल Z। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 से, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, आएगा माइनस रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। मैं एक बार Z को अंदर ले जाती हूँ तो Z स्क्वायर माइनस DZ प्लस φ2 माइनस φ1 अपॉन D प्लस φ2 माइनस φ1 अपॉन D, और इसके साथ एक Z, देखिए यहाँ से ये एक Z भी है इसके साथ में, तो Z, तो यहाँ आ जाएगा एक Z प्लस में φ1।
इसका हमें क्या करना है, z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ई वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा, अगर हम माइनस को एक बार बाहरी पड़ा रहने देते हैं, माइनस के केप डेल डेल z के रिस्पेक्ट में इन सबका क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो आएगा माइनस रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट, z स्क्वायर का अवकलन होगा 2z माइनस डी कॉन्स्टेंट, z का अवकलन होता है 1 प्लस यहाँ पर z है phi2 माइनस phi1 अपॉन डी कॉन्स्टेंट है, z का अवकलन अगेन 1 होगा और phi1 जो कि कॉन्स्टेंट है उसका अवकलन हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर। अगर इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ लिख रही हूँ, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 2z माइनस डी प्लस phi2 माइनस phi1 अपॉन में डी के केप की डायरेक्शन में। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 6 और इसको मैं दे दूँ इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 में इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता z में एक रेखीय फलन है, लीनियर फंक्शन है, इसलिए लीनियरली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता z इज इक्वल्स टू 0 से z इज इक्वल्स टू d तक चेंज होगी। जबकि फाई z स्क्वायर की फॉर्म में है तो द्विघात रूप से ये परिवर्तित होगा। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 फाई की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 7 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इक्वेशन है। इनसे हम देखेंगे कि दोनों समावेशित प्लेटों के बीच z इज इक्वल्स टू 0 से d तक किस तरह से विद्युत विभव परिवर्तित होता है और किस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिवर्तित होती है। तो इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। माना इसके एक्स एक्सिस पे z डायरेक्शन है और इसके y एक्सिस पे हमें देखेंगे विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों। क्लियर? तो मान लीजिए यहाँ पर z इज इक्वल्स टू 0 है और कुछ दूरी पर यहाँ पर z इज इक्वल्स टू d है, मतलब z एक्सिस पे d दूरी ली है हमने, तो ये d दूरी है, यहाँ पूरे में z इज इक्वल्स टू 2d है। अब देखिए हम बात करते हैं पहले विद्युत विभव की। तो विद्युत विभव z इज इक्वल्स टू 0 पर, मतलब इस प्लेट पर विद्युत विभव फाई का मान कितना है, phi1 है। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, फाई का मान phi1 है, phi1 है। ये z इक्वल्स टू 0 पर ये भी टर्म 0 है, सेकंड टर्म भी क्या हो जाएगी 0, तो phi1 बचेगा। और z इक्वल्स टू d पर जैसे ही हम यहाँ z इक्वल्स टू d रखेंगे तो ये होगा d स्क्वायर माइनस d और ये हो जाएगा d और ये phi1 है। तो देखिए यहाँ पर ये z स्क्वायर वाली पहली टर्म है जो कि किस में है, माइनस में है, माइनस में है। इसका मतलब फाई के तुलना में अब कुछ घट रहा है, माइनस हो रहा है। हालांकि phi2 माइनस phi1 अपॉन में d यहाँ भी है, लेकिन यहाँ d जैसे लिखेंगे तो इस सेकंड टर्म का इफेक्ट की बजाय फर्स्ट टर्म का इफेक्ट ज़्यादा होगा जो कि माइनस में है और z स्क्वायर में है, इसलिए तो phi2 की वैल्यू phi1 से क्या होगी, कुछ कम होगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ phi2। क्लियर? अब ये तो हो गया z इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू d के बीच के ऊपर की बात। अब बात करते हैं इन दोनों की बीच की। तो देखिए फाई का मान परिवर्तित किस तरह से हो रहा है, यहाँ देखिए माइनस z स्क्वायर है और z की टर्म है तो द्विघात समीकरण के रूप में, मतलब द्विघाती रूप से चेंज हो रहा है, तो ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। क्लियर है? इसमें चेंज कुछ इस तरह से होगा, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, ये हमेशा फाई से कम ही रहेगा। ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा फाई से कम ही रहेगी और कुछ इस तरह का ग्राफ जाएगा। अब बात अर्थात मतलब फाई z इक्वल्स टू 0 से इन दोनों प्लेटों के बीच में द्विघात रूप से विद्युत विभव का मान कम होता जाता है। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यहाँ पर 2z माइनस d है, z की एक ही टर्म है। तो जब z इक्वल्स टू 0 है, ये टर्म पूरी 0 है, तो माना यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई E1 है, E1 ले ली। अब देखिए जैसे जैसे z का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे z का मान बढ़ेगा पॉजिटिव टर्म बढ़ती जाएगी, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। और z क्या है, z की पावर 1 में है, यह एक रेखीय समीकरण है, लीनियर समीकरण है, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी रेखिक रूप से और z इक्वल्स टू d पर इसकी कोई वैल्यू आ जाएगी E2। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता z इक्वल्स टू 0 से z इक्वल्स टू d तक रेखिक रूप से
बढ़ती है और यहाँ पर z इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू E1 ली है। E1 इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 0 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमने E1 मान ली है। E1 कितनी भी, वहाँ से E1 की वैल्यू निकाल सकते हैं z इक्वल्स टू 0 पुट करके, और z इक्वल्स टू d जैसे ही उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास E2 की वैल्यू आ जाएगी। और इसके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगातार रैखिक रूप से बढ़ती जाती है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता z इक्वल्स टू 0 से z इक्वल्स टू d के बीच बढ़ रही है और विद्युत विभव के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है।